Good morning, students. In our last class, we have discussed the properties of photons, right? जो photons होते हैं basically वो कुछ properties को follow करते हैं और what are these properties that all the properties we have discussed in our last class. Also, we have seen an expression for the formula for the frequency of photon. फोटॉन के मास के बारे में भी हमने समझा था। फोटॉन की एनर्जी, फोटॉन का मोमेंटम, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस की थी लास्ट क्लास में, राइट? नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद अवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज द डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन. So far we have been discussing this till the from the beginning of the chapter we have been discussing this कि इनिशियली मतलब शुरुआत से ही लाइट के नेचर को लेकर काफ़ी सारी कंट्रोवर्सीज रही हैं. अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग तरीके से लाइट के नेचर को एक्सप्लेन किया था. तो अलग अलग साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग जो लाइट है वो अलग अलग नेचर को पजेस करती है, राइट? अकॉर्डिंग टू सर आइजैक न्यूटन, लाइट जो है वो कॉर्पस्कल, दैट इज़ द पार्टिकल नेचर को फॉलो करती है. ये चीज़ हमने समझी थी. बट कुछ रीजंस के कारण जो थ्योरी थी वो गॉट फेल्ड, और उसके बाद आई थी हाइगन की वेव थ्योरी, एंड अकॉर्डिंग टू दैट light travels in the form of waves, right? So this thing also we have seen. उसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया था कि कुछ समय बाद हाइगन की वेव थ्योरी भी फेल हो गई थी ड्यू टू द रीज़न दैट इट कुड नॉट एक्सप्लेन द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. Also it could not explain the existence of a medium that was defined by Huygens called the ether, right? इस तरीके के मीडियम को एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे. ड्यू टू दिस रीजन ऑल्सो द थ्योरी गॉट फेल्ड. और इसके बाद आई थी प्लांक की थ्योरी, और प्लांक ने कहा था कि जो रेडिएशन है या जो लाइट है वो ना तो कम्प्लीटली पार्टिकल नेचर को फॉलो करती है और ना ही कम्प्लीटली वेव नेचर को फॉलो करती है. इंस्टेड जो रेडिएशन है उसका डुअल नेचर होता है, राइट? सो जो लाइट है वो डुअल नेचर को फॉलो करती है. मतलब कभी कभी हम लाइट का पार्टिकल नेचर कंसिडर करेंगे और कभी हम लाइट का वेव नेचर जो है वो कंसिडर करेंगे, राइट? मतलब कि कुछ फिनोमिना को एक्सप्लेन करने के लिए प्लांक ने लाइट का पार्टिकल नेचर कंसिडर किया, और कुछ फिनोमिना जैसे कि क्वांटम इफेक्ट या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, उनको एक्सप्लेन करने के लिए प्लांक ने लाइट का पार्टिकल नेचर कंसिडर किया, और उन्होंने कहा कि लाइट जो है वो बहुत सारे छोटे छोटे पैकेट्स ऑफ बंडल्स ऑफ एनर्जी के फॉर्म में ट्रैवल करती है, जिसको कि उन्होंने नाम दिया फोटॉन्स, राइट? सो ये सारी चीज़ें सो फार वी हैव बीन डिस्कसिंग, और बेसिकली यही होता है डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन का मतलब भी कि जब लाइट पार्टिकल और वेव दोनों नेचर्स को फॉलो करें, मतलब कुछ फिनोमिना में हम लाइट का पार्टिकल नेचर माने और कुछ फिनोमिना को एक्सप्लेन करने के लिए हम लाइट का वेव नेचर माने, तो इस तरीके के नेचर को कहा जाता है डुअल नेचर. और ये कंक्लूजन निकाला गया कि लाइट जो है वो डुअल नेचर को फॉलो करती है, राइट? और इसी के बेसिस पे हमारे पास आई डी ब्रोगली की मैटर वेव इक्वेशन, विच इज ऑल्सो द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर. इस चैप्टर का वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है डी ब्रोगलीज मैटर वेव इक्वेशन. बेसिकली डी ब्रोगली की मैटर वेव इक्वेशन क्या थी उसको थोड़ा सा समझते हैं. ऑब्वियसली बात है कि यहाँ पे हम दो चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं, दैट इज मैटर और वेव. सो डी ब्रोगली ने अपनी इक्वेशन की हेल्प से मैटर और वेव को कोरिलेट किया था. इन दोनों के बीच का जो रिलेशन होता है उसको समझाया था कि किस तरीके से मैटर और वेव्स जो हैं वो एक दूसरे से कोरिलेट करते हैं, और उन दोनों के बीच में किस तरीके से जो रिलेशनशिप होती है वो फॉलो होती है, राइट? तो सबसे पहले डी ब्रोगली की मैटर वेव इक्वेशन को समझने के लिए उन्होंने दो मेन चीजें कही थी. सबसे पहला उन्होंने कहा था कि इस पूरे यूनिवर्स में जो एनर्जी है वो केवल दो फॉर्म्स में प्रेजेंट है, या हम ये कहें पूरे यूनिवर्स में केवल दो ही चीजें हैं, दैट इज मैटर और वेव. इस पूरे यूनिवर्स में जितनी भी एनर्जी है, इस पूरे यूनिवर्स में जितनी भी एनर्जी है उसको आप दो ही तरीके से देख सकते हो, या तो वो मैटर फॉर्म में है या फिर वो वेव फॉर्म में है, राइट? सो इस पूरे यूनिवर्स में जितनी भी एनर्जी की हम बात कर रहे हैं वो पूरी एनर्जी या तो रेडिएशन होगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होगी, या
मैटर होगी। यहाँ पे वेव का मतलब है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, राइट। सो या तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के फॉर्म में होगी या फिर मैटर के फॉर्म में होगी। सबसे पहली चीज उन्होंने ये समझाई थी। तो ये चीज़ ऑब्वियस ही बात है, हम समझ सकते हैं कि किसी भी सिस्टम की अगर मैं एनर्जी को बारे में बात करूं तो उसको मैं दो ही तरीके से बाइफरकेट कर सकता हूं। या तो वो पार्टिकल नेचर को फॉलो करेगा, दैट इज मैटर, और या तो फिर वो वेव नेचर को, दैट इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन नेचर को फॉलो करेगा, राइट। और उन्होंने एक चीज़ ये भी कही थी कि जो मैटर और वेव हैं वो एक दूसरे के साथ सिमेट्रिक हैं, राइट। क्योंकि नेचर में हमको सिमेट्री देखने को मिलती है, इसीलिए उन्होंने कहा था कि मैटर और वेव जो हैं वो भी एक दूसरे के सिमेट्रिक हैं। इसका मतलब कि जो पार्टिकल नेचर है उसको हम वेव नेचर की तरह भी देख सकते हैं, या उसको हम वेव नेचर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। और किसी भी सरफेस से एसोसिएटेड किसी भी पार्टिकल से एसोसिएटेड जो वेव होती है उसको हम बोलते हैं मैटर वेव, राइट। मतलब कि बेसिकली उन्होंने क्या कहा था कि जो पार्टिकल है या जो मैटर है उसको वेव में कन्वर्ट कर सकते हैं, या जो वेव है उसको हम पार्टिकल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट। सो पार्टिकल और वेव के बीच में हमको सिमेट्री देखने को मिलती है। So these were the 2 points that were explained by de Broglie to explain its matter wave equation. और उन्होंने क्या कहा कि अगर मैं कोई पार्टिकल मान लूँ, ये अगर कोई पार्टिकल है और वो इस तरीके से अगर प्रोपोगेट हो रहा है, राइट, तो वी कैन से दैट कि ये जो पार्टिकल है वो एक वेव की तरह बिहेव कर रहा है जिसकी कोई सर्टेन वेवलेंथ है, और उसकी वेवलेंथ मैंने मान ली लैम्डा, राइट। सो एक पार्टिकल जो कि इस वेव की तरह मूव कर रहा है, ट्रैवल कर रहा है, उसको मैंने मान लिया कि उसकी जो वेवलेंथ हो जाएगी वो हो जाएगी लैम्डा। ऑल्सो एक चीज़ अगर हम समझें कि किसी भी वेव से एसोसिएटेड कोई भी पार्टिकल है, राइट, ऑब्वियसली बात है कि अगर मैं किसी भी पूरे यूनिवर्स में अगर मैं किसी भी पार्टिकल की बात करूं तो उस पार्टिकल से हमेशा कोई ना कोई वेव एसोसिएटेड होगी, राइट। और वो वेव जो कि किसी भी पार्टिकल से एसोसिएटेड होती है उसको हम बोलते हैं मैटर वेव, राइट। सो डी ब्रॉगली ने इसी मैटर वेव के बारे में एक इक्वेशन दी थी। बेसिकली जो डी ब्रॉगली की मैटर वेव इक्वेशन है दैट इज लैम्डा इज इक्वल्स टू एच बाय पी, राइट। तो जो डी ब्रॉगली की मैटर वेव इक्वेशन है दैट इज लैम्डा इज इक्वल्स टू एच बाय पी, वेयर लैम्डा इज द वेवलेंथ, h is the Planck constant and p is the momentum of the particle। तो ये समझते हैं कि इस इक्वेशन को डी ब्रॉगली ने डिराइव किस तरीके से किया, राइट। सो डी ब्रॉगली की मैटर वेव इक्वेशन का डेरिवेशन वी आर डिस्कसिंग हियर। दिस इज क्वाइट एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक। डी ब्रॉगली की मैटर वेव इक्वेशन जिन 2 पॉइंट्स पर बेस्ड थी वो दोनों पॉइंट्स हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, दैट इज मैटर और वेव की सिमेट्री, और दूसरी चीज कि इस पूरे यूनिवर्स में जो एनर्जी है वो 2 ही फॉर्म्स में होगी, एक मैटर और दूसरा वेव, राइट। तो सबसे पहले हमको एक चीज पता है कि जब भी हम लाइट एनर्जी की बात करते हैं तो एनर्जी जो है, मतलब लाइट की जो टोटल एनर्जी होगी दैट कैन बी गिवन बाय E इज इक्वल्स टू एच न्यू, और जो लाइट है वो फोटॉन्स के फॉर्म में ट्रेवल करती है, राइट। Light travels in the packets of bundles of energy called the photons, and energy of each photon can be given by the expression that I have written over here, that E is equals to h nu, where E is the energy, h is the Planck constant, and nu is the frequency of the particle that I am talking about, right? एक चीज और हमको पता है आइंस्टीन के मास एनर्जी इक्विवेलेंस रिलेशन से। सो दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। आइंस्टीन के मास एनर्जी इक्विवेलेंस रिलेशन से हमको एक चीज पता है दैट E is equals to mc स्क्वायर, राइट। आइंस्टीन का मास एनर्जी इक्विवेलेंस रिलेशन जो है वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कवरी मानी जाती है इन द फील्ड ऑफ फिजिक्स, राइट, जो कि हमको ये बताता है कि जो एनर्जी है उसको हम मास में कन्वर्ट कर सकते हैं, एंड वाइस वर्सा हम मास को एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। और अगर हमारे ये पॉसिबल हो जाए कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट को लाइट की स्पीड से ट्रेवल करवा पाएं तो उस केस में हमारी जो एनर्जी क्राइसिस की प्रॉब्लम है वो
काफ़ी हद तक सॉल्व हो पाएगी। क्यों? क्योंकि हम बहुत कम अमाउंट ऑफ मास से एक ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी जनरेट कर पाएंगे, राइट। मतलब कि अगर मैं मान लूँ कि मैंने किसी ऑब्जेक्ट जिसका कि मास है 1 kg, उसको मैं लाइट की स्पीड से ट्रैवल करवा रहा हूँ, दैट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो मैं उस 1 किलोग्राम ऑफ सब्सटेंस से इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो रिलीज करवा सकता हूँ, राइट। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कवरी मानी जाती है इन द फील्ड ऑफ साइंस। बट दिस इज द कंडीशन कि किसी भी ऑब्जेक्ट को लाइट की स्पीड से ट्रेवल करवाना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल टिल नाउ फॉर अस। सो द रिसर्चेस आर बीइंग गोइंग ऑन इन दिस फील्ड, और अगर हम किसी भी तरीके से अगर लाइट की स्पीड से किसी पार्टिकल को ट्रेवल करवाने में केपेबल हो जाते हैं तो हमारी जो एनर्जी क्राइसिस की प्रॉब्लम है दैट विल कम टू एन एंड, राइट। So, okay, just proceeding ahead, we have the two relations for the energy, that E is equals to h nu and E is equals to mc square. Now, since ये दोनों ही energies हैं एक तरीके की, तो हम इन दोनों को equate कर सकते हैं, और अगर मैं इन दोनों को equate कर देता हूँ, so on equating equation 1 and 2, we will get, on equating equation 1 and 2, हमने equation 1 और equation 2 को आपस में equate करवा दिया, और जब आपने इनको इक्वेट करवाया है, सो यू हैव गॉट एच न्यू इज इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर, राइट। यहाँ से अगर मैं न्यू, आपको पता है यू नो दैट न्यू इज इक्वल्स टू सी अपॉन में लैम्बडा, और सी इज इक्वल्स टू न्यू लैम्बडा, ये चीज़ आपको पता है। और यहाँ से अगर मैं इस न्यू की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देता हूँ, सो दैट आई विल गेट एच सी बाई लैम्बडा इज इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर, और एक सी से एक्स सी हमने कैंसिल कर दिया इस तरीके से, राइट। और एक चीज आपको और पता है दैट ये मास, अब ये क्या बचा है, दिस यू विल गेट एच अपॉन में लैम्बडा इज इक्वल्स टू एम सी, राइट, वेयर एम इज द मास एंड सी इज द स्पीड ऑफ लाइट. And if it is the mass and speed of light, so you know that the product of mass and velocity, mass और velocity का जो product होता है उसको हम बोलते हैं momentum. So that you can write, simply write here h upon lambda is equals to p, where p is representing the momentum here, right. और यहाँ से अगर मैं wavelength find out करना चाहता हूँ तो wavelength के लिए हमारे पास expression हो जाएगा that this lambda is equals to h upon में p, where lambda is the wavelength, h is the Planck constant and p is the momentum. This is the case अगर लाइट की स्पीड से हम उसको ट्रैवल करवा पाए तो बेसिकली दिस इज नथिंग बट डी ब्रॉगलीज मैटर वेव इक्वेशन. डी ब्रॉगली के मैटर वेव इक्वेशन यही है that lambda is equals to h upon में p, लेकिन इसके लिए कंडीशन हमने मानी थी कि when c is equals to b, which is practically not possible for us, इसीलिए हम यहाँ पे पुट कर देते हैं h is equals to mv, right. अगर कोई पार्टिकल किसी पर्टिकुलर वेलोसिटी से मूव कर रहा है which is obviously not equals to the speed of light, then in that condition जो लैम्बडा की वैल्यू हो जाएगी that can be given by lambda is equals to h upon में mv. So this is the relation that you have got from here, right. Now इस एक्सप्रेशन के बेसिस पे हम कुछ कंक्लूजन्स ड्रॉ कर सकते हैं. तो समझते हैं कि व्हाट आर दीज कंक्लूजन्स. So what are the conclusions that we can draw from here, the de Broglie matter wave equation. So सबसे पहले हमको समझ में आती है एक चीज़ क्लियरली यहाँ से कि जो लैम्बडा है, since h is the Planck constant, तो अगर मैं वहाँ से constant को हटा दूँ तो we can conclude that this lambda is inversely proportional to m, right. मतलब कि अगर absolute mass जो है उसके inversely proportional होगी लैम्बडा की वैल्यू, मतलब कि अगर पार्टिकल का मास ज़्यादा तो उसकी वेवलेंथ जो होगी वो कम होगी, राइट. Similarly, I can also say that the lambda is inversely proportional to v as well. मतलब कि अगर वेलोसिटी ज़्यादा होगी तो वेवलेंथ जो है वो कम होगी. और अगर पार्टिकल रेस्ट में है, दैट इज अगर मैं मानता हूँ कि वेलोसिटी 0 है और पार्टिकल रेस्ट में है, और अगर पार्टिकल रेस्ट में होगा
तो उस केस में जो लैम्डा की वैल्यू हो जाएगी दैट विल बी 0, राइट। मतलब हम ये कह सकते हैं कि उस केस में जो वेवलेंथ होगी उसकी वैल्यू हो जाएगी 0, तब जब पार्टिकल रेस्ट में हो, दैट इज उसकी वेलोसिटी जो है वो 0 हो, राइट। तो दिस वाज बेसिकली द डी ब्रॉगलीज मैटर वेव इक्वेशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। Now let us practice some numericals that are based on this de Broglie's matter wave equation. समझते हैं कुछ numericals. Now one question is being given to us here. First of all, let us just read this question that a ball of mass 12 gram moves with a velocity of 20 meter per second. एक बॉल है जिसका कि मास आपको गिवन है and the mass of the ball is given to you as 12 gram. एंड इट इज मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। जो बॉल है वो 20 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से मूव कर रही है। आपको निकालना है कि उससे एसोसिएटेड जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ होगी वो कितनी होगी, राइट। ये चीज हमको यहाँ पे निकालनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस सी दैट व्हाट आर द थिंग्स गिवन टू अस हियर, दैट द मास ऑफ बॉल इज गिवन टू अस हियर एज 12 ग्राम। हमको बॉल का मास गिवन है 12 ग्राम। You know that gram is not the SI unit of mass, so you need to convert this gram into the kilogram, right। आपको इस ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे so that we will get 12 into 10 to the power minus 3 kg, right। 1 kg is equals to 1000 grams, so you will get m is equals to 12 into 10 to the power minus 3 ग्राम। मास की वैल्यू हमारे पास आ गई। जो वेलोसिटी हमको दी हुई है, द पार्टिकल इज मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड, सो वी हैव गॉट द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज सपोज टू बी 20 मीटर पर सेकेंड हियर, राइट। हमको निकालना है दैट डी ब्रॉगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद द पार्टिकल, दैट इस लैम्डा की वैल्यू मुझे यहाँ से फाइंड आउट करनी है। नाउ अगर मुझे लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, सो आई एम हैविंग the de Broglie matter wave equation, that is lambda is equals to h upon में p. For this I should know the value of this p and h as well. आपको पता है p जो होता है वो mass into velocity के बराबर होता है। सिंस मेरे पास यहाँ पे मास की भी वैल्यू है और वेलोसिटी की भी वैल्यू है, तो आई कैन इजीली फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दिस p हियर। तो p जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, मास की जगह हमने मास की वैल्यू पुट कर दी, वेलोसिटी की जगह हमने वेलोसिटी की वैल्यू पुट कर दी 12 दूनी 24 इंटू 10 टू द पावर 3, और यू कैन सिंपली राइट इट एज 24 इंटू 10 टू द पावर 4 kg मीटर पर सेकेंड, राइट। सो ये हमारे पास आ गई है मोमेंटम की वैल्यू। अब अगर मेरे पास मोमेंटम की वैल्यू है और h इज द प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू भी आपको पता है 6.63 इंटू 10 टू द पावर -34 जूल सेकेंड, राइट। सो अगर हमारे पास h की और p की दोनों वैल्यूज हैं, तो हम सिंपली यहाँ पे फॉर्मूले में वैल्यूज पुट कर देंगे एंड वी विल जस्ट सॉल्व इट सो दैट वी विल गेट अवर आंसर। और यहाँ पे हमने लैम्डा इज इक्वल्स टू 6.63 इंटू 10 टू द पावर -34 डिवाइडेड बाय 24 इंटू 10 टू द पावर 4, राइट। सो जब आप इनको सॉल्व करेंगे so you will get the approximate answer to be 2.76 into 10 to the power minus 33। आपका जो आंसर होगा that will be 2.76 into 10 to the power minus 33। this is lambda जो है it is a kind of length, मतलब wavelength, so the SI unit of lambda will be meter, so that's why we have written meter over there, because the SI unit of wavelength is meter only. So in this way students we can solve the simple numericals that are based on the de Broglie matter wave equation, right। So we have seen कि किस तरीके से डी ब्रॉगली ने मैटर और वेव को एक दूसरे के साथ एसोसिएट किया, और इस पूरे यूनिवर्स में जो एनर्जी होती है उसको दो तरीकों से उन्होंने एक्सप्लेन किया कि या तो वो सिर्फ मैटर हो सकती हैं या वो वेव हो सकती हैं, राइट। और एक चीज़ कि हर एक पार्टिकल वेव की तरह बिहेव कर सकता है, और हर एक वेव जो है हर एक पार्टिकल से एसोसिएटेड कोई ना कोई वेव हो सकती है, और उस पर्टिकुलर वेव को उन्होंने नाम दिया मैटर वेव, राइट।
इस तरीके से हम लाइट के डुअल नेचर को कोरिलेट कर सकते हैं इस चीज़ के साथ। और डी ब्रॉगली मैटर वेव इक्वेशन जो है वो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक बनता है इस चैप्टर का। So that's all for today's class, students. The further topics we are going to discuss in our next class. There's one more thing, that the Davison-Jummer experiment जो कि हर साल हुआ करता था, but इस साल जो वो omit हो गया है, so we shall not discuss it here. But the further topics we are going to discuss in our next class. Okay, so that's all for today. Thank you.